क्या पढ़ चुके हम लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या पीछे तक? कैन यू हियर मी? अब आ रही है? अब आ रही है? मगर ऐसे तो पकड़े नहीं रह सकते। नहीं, चलिए कोशिश करते हैं। तो हम क्या पढ़ चुके हैं ये बताओ मेरे को। सीबीएस में हार्ट पूरा हो गया करीब करीब, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में से कार्डियक काम पूरा कर लिया हमने, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ कोर्स। सो विल टॉक अबाउट द सर्कुलेशन पार्ट नाउ। वो भी उतना ही अहमियत रखता है जितना कि हार्ट रखता है, बिकॉज फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट डिपेंड्स अपॉन द अल्टीमेट outcome of the peripheral vascular system. What matters in the circulation is the blood flow. फ्लो कितना हो रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। लोकल ब्लड फ्लो जिसको कहते हैं हम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द वैस्कुलर सिस्टम एंड देयर बिहेवियर is controlled by the local needs of the tissues in the as regard the blood flow. So there are two major factors which determine the flow of the blood. One is the cardiac output, कितना ब्लड निकाल रहा है, और दूसरा है वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, प्रेशर ग्रेडियंट कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, वन फैक्टर वी हैव सीन, इज कंट्रोल्ड बाय सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू ब्लड फ्लो, जिनकी हम आगे बात करेंगे। कार्डियक आउटपुट कौन कंट्रोल कर रहा है? टिश्यूज में कितना ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ होना चाहिए, वो डिटरमिन करते हैं अल्टीमेटली हार्ट से कितना आउटपुट निकलेगा। That is the regulation of the cardiac output we have seen. But the blood pressure is another factor contributing to the flow and is independently controlled of the local blood flow mechanism. उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें कंट्रोल में। Blood pressure controlling mechanisms are entirely different than the regulations or the factors controlling the peripheral blood flow. So there are two types of the circulation we have seen. High pressure area is the systemic circulation, low pressure area is the pulmonary circulation. High pressure area has got high resistance because large number of blood vessels are there in series and their diameter is less. While in the pulmonary circulation, the resistance to the flow is very less. Pressure is less because resistance is less. Why resistance is less? Because the vessels in the pulmonary circulation, they are shorter, छोटी हैं, wider हैं, और उनमें रेजिस्टेंस रिलेटिवली कम है, इसलिए वहां पे प्रेशर लो होता है। सो देयर आर टू सर्कुलेटरी एरियाज, हाई प्रेशर एरिया एंड द लो प्रेशर एरिया ऑफ द सर्कुलेशन। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द सर्कुलेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। प्रेशर आर रिलेटिवली लेस हियर। थोड़ा सा इस डायग्राम में गलती है। द फ्लो इन द कैपिलरीज हैज बीन शोन एज पल्सेटाइल. In the blood vessels, most of the blood vessels, large arteries, small arteries, the flow is pulsatile. Systole में अलग, diastole में अलग पल्स फ्लो हो रही है। कैपिलरीज में फ्लो पल्सेटाइल नहीं होता नॉर्मली। कैपिलरीज यूजुअली डज नॉट शो पल्सेटाइल फ्लो because the pulse wave which is being carried over the arterial wall is greatly damped by the high resistance of the arterioles. तो आर्टेरियोल्स के बाद में जो वेसल्स है उसमें आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगा। फ्लो इज कंटिन्यूअस, नॉन पल्सेटाइल। बट इन सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस वेयर देयर इज पेरिफेरल वासोडाइलेटेशन इज देयर, आर्टेरियोल्स जब डायलेट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में कई बार कैपिलरी फ्लो आप यहाँ नेल्स में देख सकते हैं, नेल्स बेड पे इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लो दिखेगा, पल्सेटाइल फ्लो। Capillary flow is seen or can be observed in the aortic incompetence or aortic regurgitation. जबकि aortic valve अगर incompetent हो तो फ्लो बढ़ जाता है उसके लिए, और कैपिलरी फ्लो हो जाता है क्योंकि आर्टेरियोल डायलेट हो जाते हैं। अदरवाइज the flow in the capillaries is always non pulsatile. Flow is continuous. ये दो प्रोफाइल दिख रही हैं कि आर्टरीज अगर नॉर्मल हो तो क्या होगा,
और आर्टरी जैसे एज एडवांस होती है रिजिड हो जाए तो क्या होगा? द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स ब्लड इनटू द एओर्टा. एओर्टा इलास्टिक आर्टरी है, वो इलास्टिक वेसल्स है, तो जब भी ज्यादा ब्लड आता है वो फैल जाती है, ठीक है ना, और फैलने की वजह से वो ब्लड जो आया है वो कुछ उसमें अकोमोडेट हो जाता है और कुछ आगे बढ़ जाता है. और जब डायस्टॉल नहीं होता है, जब डायस्टॉल होता है, सिस्टॉल नहीं होता, तो एओर्टा की इलास्टिक रिकॉइल होती है और वो आगे ब्लड को पुश करता रहता है. इसका मतलब फ्लो सिस्टॉल के दौरान और डायस्टॉल के दौरान दोनों दौरान बना रहेगा. दैट इज एंश्योर्ड बाय द elastic nature of the arteries of the aorta. ठीक है, so there is a continuous capillary flow when the arteries are normally elastic, but if the arteries becomes rigid, you can see here, the artery is rigid हो गई, the left ventricle is ejecting blood into the aorta, but it is not expanding. aorta की वॉल rigid हो गई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एज की वजह से, तो ये फैल नहीं रही. अब तो फैलने तो जितना ब्लड आ रहा है वो आगे फ्लो हो रहा है. डायस्टॉल के दौरान चूंकि ब्लड बचा ही नहीं है एओर्टा के अंदर, तो फ्लो करीब करीब नील हो जाता है. सो देयर इज हार्डली एनी फ्लो ड्यूरिंग डायस्टॉल व्हेन द आर्टरीज बिकम्स मोर रिजिड. तो ये फ्लो पैटर्न दिखा रहा है, कैपिलरीज में आपका ब्लड बहुत कम हो गया, आता ही नहीं. हम अभी हीमोडायनेमिक्स की बात करेंगे. सर्कुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं फ्लो को पेरिफेरी में. सो वन फैक्टर इज द वेलोसिटी एंड प्रेशर. प्रेशर और वेलोसिटी का सर्कुलेशन में क्या रोल है कुल मिलाकर? यू सी, इफ यू इंट्रोड्यूस ए कैथेटर विद द प्रेशर ट्रांसड्यूसर इनटू द आर्टरी, यहाँ पे आपने एक कैथेटर डाला जिसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कैथेटर यूं फेस कर रहा है, ये प्रेशर नापेगा, ये प्रेशर होगा टोटल प्रेशर आर्टरी का. दैट विल बी टोटल प्रेशर इन द आर्टरीज हैविंग बोथ कंपोनेंट. दो कंपोनेंट कौन से होंगे? डायनेमिक एंड स्टैटिक. डायनेमिक एंड स्टैटिक दोनों कंपोनेंट है जो कि टोटल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं. तो टोटल प्रेशर हो गया वो. फिर आता है लेटरल प्रेशर. अब ये लेटरल प्रेशर क्या चीज है? ब्लड प्रेशर के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकल हो गया क्या? हम क्या मेजर करते हैं क्लिनिकली? वी मेजर लेटरल प्रेशर. हाउ डू यू डिफाइन ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर पढ़ा थ्योरी में, वो प्रैक्टिकल करवा दिया ना, उसका प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? ब्लड प्रेशर हो गया ना. तो बताइए क्या मेजर कर रहे हैं आप उसके अंदर? यू आर मेजरिंग टोटल प्रेशर और लेटरल प्रेशर. क्या कैसे डिफाइन करते हैं ब्लड प्रेशर को? हाउ डू यू डिफाइन ब्लड प्रेशर? एनी आइडिया? बोलो. Very good. That is the definition. Blood pressure is defined as the lateral pressure exerted by the column of blood on the vessel walls. Blood vessels की दीवारों पे flowing blood से जितना प्रेशर दबाव पड़ता है वो आपका lateral pressure होता है, और वही हम क्लिनिकली मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर. So lateral pressure is different than the total pressure. क्या डिफरेंस है? What is difference between them? टोटल प्रेशर ज्यादा होगा या लेटरल प्रेशर ज्यादा होगा? Total pressure will be more because total pressure is having both components, dynamic and static component. जबकि lateral pressure जो आपका static pressure ही मेजर कर रहा है, dynamic pressure मेजर नहीं कर रहा है. ये कैसे शो करते हैं हम देखिए. This segment, there are two segments of this tube. One is the larger segment, another is the small segment. Okay. और इसमें 4 ट्यूबें लगी हुई है, इनको हम कहते हैं पाइटॉट ट्यूब, PITOT, पिटॉट ट्यूब कहते हैं, पाइटॉट ट्यूब कह सकते हैं. ये प्रेशर मेजर करने के लिए. द ब्लड इज फ्लोइंग एट अ सर्टेन वेलोसिटी और सर्टेन वॉल्यूम इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन दिस सेगमेंट. ओके. नाउ दीज 2 ट्यूब्स व्हिच आर लोकेटेड इन द लार्जर डायमीटर सेगमेंट आर मेजरिंग द प्रेशर. ये आपका प्रेशर आ रहा है, लेटरल प्रेशर आ रहा है क्योंकि फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये प्रेशर ट्यूब लेटरल प्रेशर ही मेजर करेगी. while this tube will measure the total pressure because it is facing upstream of the flow. तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर रिकॉर्ड ज्यादा हो रहा है बजाय इसके, because this is recording both dynamic and static component, while this is recording only the static component of the pressure. Now in the next segment, the diameter is decreased, amount of the blood flow is same, diameter घट गया तो क्या होगा, velocity बढ़ती है,
As the diameter decreases, velocity increases. Velocity increase होने का मतलब है the more of the static component is converted into dynamic component. जो आपका टोटल एनर्जी था फ्लो का, उसका जो डायनेमिक कंपोनेंट था वो आपका क्या हो गया, बढ़ गया. फ्लो वेलोसिटी बढ़ गई तो डायनेमिक कंपोनेंट बढ़ गया, स्टैटिक कंपोनेंट कम हो गया. इसका मतलब जो ट्यूब स्टैटिक कंपोनेंट को दिखा रही थी उसमें प्रेशर घट जाना चाहिए. You can see this. The lateral pressure in the tube is decreased tremendously while this is same. Total pressure is same, but lateral pressure is decreased. So what is the importance of this? Does it have any clinical importance in the patient? When the flow velocity increases, the lateral pressure falls. This is very important in cases of the aortic stenosis. Aortic valve जब disease हो जाता है, पता है ना aortic valve कहाँ होता है? When the aortic valve gets diseased, it gets narrowed. Aortic stenosis में narrow हो गया valve, ये पूरा नहीं खुल रहा. Ventricle is contracting with full force. The blood is flowing through the narrowed aortic valve. Its velocity increases as compared to normal. When the velocity increases, the lateral pressure will fall down in the initial segment of the aorta. उसका नतीजा क्या होगा? Both coronary arteries, right and left coronary arteries, are arising perpendicular to the flow of the blood. ये aorta है, coronary artery जो निकल रही है perpendicular, तो जो flow velocity बढ़ेगी, lateral pressure कम हो जाएगा. इसका मतलब coronary perfusion pressure will fall down, and if these patients exercise, then there can be coronary ischemia and can precipitate myocardial infarction in cases of the aortic stenosis. That is the relationship of the velocity and pressure. These are the various figures show the cross sectional area और velocity का क्या relationship है basically. So this is the total cross sectional area of the vascular system, and this is the linear velocity of the blood flow. You can see aorta. This is cross, ये याद रखने की जरूरत है, but flow velocity is 22.5 centimeter per second, while in the capillaries it is only 0.3 millimeter per second. But this time is sufficient enough for the total exchange of the nutrients of the gases into the capillary circulation. As the diameter again decreases, the flow velocity also goes on increasing. So that is the relationship between the diameter and the velocity of the flow. Now we come to the Poiseuille-Hagen formula. This scientist Poiseuille studied basically the factors regulating the flow of Newtonian type of the fluid through the rigid tubes. Rigid tubes मतलब ग्लास ट्यूब्स में पानी जो कि एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, उसके फ्लो को मेजर करके डिफरेंट फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको, उसकी स्टडी की थी. ओके, सो ही स्टडीड द फ्लो ऑफ द न्यूटोनियन टाइप ऑफ द फ्लूइड थ्रू द रिजिड ट्यूब्स एंड कंडीशंस वेरिंग and affecting that particular condition. The same factors are applied to the vascular system also, but with the difference, two difference. One, the blood is not a Newtonian fluid. Blood is a non-Newtonian fluid. Blood जो है Newtonian fluid नहीं होता. और दूसरा, vascular system is not rigid tubes. They can change their diameter continuously. They are resilient. Their diameter is continuously changing. They are elastic also. But taking these factors into consideration, still we can say that all these factors which have been studied by the scientists come into action and can explain the various factors of the circulation. So fluid flow through a cylindrical. What is a Newtonian fluid? What is a non-Newtonian fluid? पढ़ा हुआ है क्या केमिस्ट्री में? Any idea? When a fluid is flowing through a tube, the velocity is changing. If you change the velocity of the flow, and if that change in the velocity of the flow does not change the viscosity of the fluid, then it is a Newtonian type of the fluid. Flow velocity के साथ में अगर fluid की viscosity में बदलाव नहीं आता तो Newtonian type fluid होता है, जैसा कि water. Blood is a non-Newtonian fluid because as the velocity of the flow increases in the various parts of circulation, its viscosity also changes. Viscosity changes, वही blood aorta से sample लेंगे उसकी viscosity अलग आएगी.
वही ब्लड जिसकी आर्टीरियल से सैंपल लेंगे विस्कोसिटी अलग आएगी. So viscosity changes with the change in the velocity. That is a non-Newtonian type of the fluid. So this scientist studied the flow of the Newtonian type of the fluid through the rigid tubes, while we are talking of the circulation, which is different condition. Blood vessels are not rigid, and fluid is a non-Newtonian type of the fluid. So the total Poiseuille-Hagen formula says that the Q is the quantity of the blood flowing, Q is the flow of the blood, is equal to pi R4 into P1 minus P2 upon 8 NL. Pi upon 8 is the factor replaced for the constant. ये हम आगे बात करेंगे. कांस्टेंट के रूप में है. P1 minus P2 is the pressure gradient of the circulation, N is the viscosity, and length of the vessel. ब्लड वेसल्स की लेंथ कितनी है वो कुल मिला के फैक्टर है. तो ये 4-5 फैक्टर है जो कि ब्लड फ्लो को डिटरमाइन करते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में. दिस डायग्राम एक्सप्लेन टू ऑफ द फिनोमिना. प्रेशर ग्रेडियंट, ये पहला कंटेनर है जिसमें आधा भरा हुआ है, दूसरा कंटेनर पूरा खाली है. तो इसका प्रेशर जो है इस हाइट के बराबर हो गया. तो ये फ्लो आ रहा है इसमें 5 milliliter per second. In the second diagram, the height is increased to twice. Flow becomes 10 milliliter per second. दुगना हो गया. Okay. It means the flow is directly proportional to the pressure gradient. जो ही प्रेशर बढ़ेगा फ्लो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. हमने नहीं कहा इक्वल टू, इट इज proportion to the pressure, इसलिए आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा pi upon 8. Then this shows same thing. ये और ये सिचुएशन एक ही है. इसको आपने पूरा भर दिया या आधा भर दिया, फ्लो इज स्टिल 5 milliliter per second. और ये आपने दोनों बराबर कर दिया, फ्लो बिकम 0. देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट, नो फ्लो इज देयर. सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर. फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, दैट इज P1 minus P2. In the case of circulatory system, P1 is the pressure at the level of the aortic arch. एओर्टा की रूट पे कहें बेसिकली, वो जो प्रेशर है वो आपका P1 है. ऑन एन एवरेज दैट प्रेशर इज टेकन एज 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी. एवरेज प्रेशर है, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं. एंड द P2 इज टेकन एज 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दैट इज द प्रेशर इन द राइट एट्रियम. अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आया और कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंच गया वो आकर के. तो ये आपका P1 minus P2 डिफाइन कर रहा है. So P1 is 100 and P2 is 0 millimeter mercury. So normally P1 minus P2 is taken as 100 millimeters of the mercury. That is the pressure gradient for the flow in the circulation. The pressure flow relationship, pressure से flow का क्या लेना देना है, ये हम इस डायग्राम से देख सकते हैं. This middle diagram is the normal relationship of the arterial pressure and the blood flow into the periphery. ये normal pressure relationship आ रही है. Now, if the same system is there and we inhibit the sympathetic nervous system in the body, sympathetic को inhibit कर दें तो vascular tone घट जाता है, vascular tone घट जाता है और arterial pressure जितना भी होगा उसमें flow आपका कितना आएगा, pressure के relation में घटता चला जाएगा. What this diagram actually showing is, उस relation की वजह दूसरी बात करें कि जो हम वाजोडायलेटेशन करते हैं, क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर बिकम्स 0, डिक्रीज होता चला जाता है. इसका मतलब वाजोडायलेटेशन करेंगे तो थोड़े से कम प्रेशर पे भी सर्कुलेशन मेंटेन रह सकता है. अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेंगे तो हायर प्रेशर लेवल पे भी फ्लो 0 हो जाएगा. आर्टीरियल प्रेशर इज 60 मिलीमीटर मर्करी. ध्यान दीजिएगा, ये मीन आर्टीरियल प्रेशर है जो दिखा रखा है ना, ये दिस इज नॉट सिस्टोलिक प्रेशर, दिस इज नॉट डायस्टोलिक प्रेशर, दिस इज मीन आर्टीरियल प्रेशर. और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेंगे तो 60 मिलीमीटर पे भी फ्लो नहीं हो पाएगा. मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से भी फ्लो नहीं हो पा रहा. जबकि अगर सिंपैथेटिक इनिबिशन हो तो लोअर प्रेशर पे भी फ्लो मेंटेन रह सकता है ब्लड के अंदर. दैट इज द कंडीशन और शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर एंड द फ्लो. देन द अदर फैक्टर, पहला फैक्टर था P1 minus P2 प्रेशर ग्रेडियंट.
सेकंड इज द लेंथ ऑफ द वेसल, एल, स्मॉल एल से कहेंगे उसको. This is one diagram showing a particular length L1 or L1 like this, and the flow is there about 10 milliliter per second. We double the length of the tube, the flow decreases by half, 5 milliliter ही रह गया. इसका मतलब the flow of the blood, हम blood की बात करेंगे, is inversely proportional to the length of the vessel. It is inversely proportional to the length of the vessel. Now this factor in the circulation in the body does not play much role, क्योंकि ब्लड वेसल्स की लेंथ तो फिक्स है, करीब करीब वो नहीं बदलती, ठीक है ना, तो ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मगर जो सबसे ज्यादा फर्क डालता है वो फैक्टर ये है. दिस इज द पर्टिकुलर डायमीटर, रेडियस ऑफ द वेसल. यहाँ डायमीटर बड़ा है, यहाँ डायमीटर छोटा है. सो इफ द डायमीटर इज डबल्ड, 2 मिलीमीटर से अगर 4 मिलीमीटर डायमीटर कर दें ब्लड वेसल का, तो फ्लो 16 गुना बढ़ जाएगा. द फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस. रेडियस अगर बढ़ता है, दुगुना कर दें, तो फ्लो 16 गुना बढ़ जाएगा. R4 से वेरी करता है ये. एंड दैट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय सिंपैथेटिक इनहिबिशन और स्टिमुलेशन. अगर ब्लड वेसल के डायमीटर में जरा सा भी बढ़ाव होता है तो फ्लो को ट्रेमेंडसली बढ़ा सकता है, और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो तो डायमीटर घट जाएगा, फ्लो ट्रेमेंडसली घट जाएगा. सो फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर R4 ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज द थर्ड पार्ट. और यहाँ देखिएगा, ये डायमीटर 1 है, फ्लो 1 मिलीमीटर पर मिनट है. डायमीटर 2 कर दिया, 16 गुना बढ़ गया, ये 16 हो गया, और 4 गुना कर दे तो 256 गुना हो जाएगा. So that the flow is directly proportional to the fourth power of the radius. ये resistance का बात है. अब आगे the next factor is the resistance to the flow. Q is the flow, okay, is equal to delta P, the P1 minus P2 upon R. R is the resistance. तो ये जो सारे फैक्टर हमने डिटरमिन किए, ये सारे डायरेक्टली फैक्टर आपके रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करेंगे, और क्योंकि रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा तो आपके फ्लो को अफेक्ट करेगा. दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यू कैन सी. सो इन द बॉडी एज वेल एज इन द डायग्राम आल्सो यू कैन सी द रेजिस्टेंस कैन बी इन सीरीज और रेजिस्टेंस कैन बी इन द पैरेलल. अब सीरीज में क्या होगा, एओर्टा, लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, आर्टेरियोज, कैपिलरीज, वेन्यूज, veins, vena cava, and ultimately going to the heart. All these vessels are in series, and depending upon their diameter and volume of blood present there, will exert a certain resistance to the flow. Okay. So that will be resistance in series. R1 plus R2 plus R3 plus R4. ये जोड़ते चले जाइए जितना भी होगा, तो सारा आपका रेजिस्टेंस सीरीज आ जाएगा. ठीक है. बट एक बड़ी आर्टरी है, 2 में डिवाइड होगी, वो आर्टरी 4 में डिवाइड होगी, वो आर्टरी 6 में डिवाइड होगी, एक बड़ी आर्टरी 10,000 कैपिलरीज में डिवाइड होगी. ऑल दीज वेसल्स आर लाइंग इन पैरेलल आल्सो. सो रेजिस्टेंस और वेसल्स आर नॉट ओनली अरेंज्ड इन सीरीज but they are arranged in the parallel also. So they will be exerting or providing resistance in the parallel system also, and that will be reversed. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon ये आपने फिजिक्स में पढ़ते हैं जब रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, तो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा. So total resistance offered in the circulation will be a sum of resistance in series and resistance in parallel. वो आपका total parallel resistance आएगा. But remembering one thing, that any resistance added in parallel will decrease the total resistance by its own value. जितना आप पैरेलल में ऐड करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस टोटल घट जाएगा. पैरेलल में जितना सर्कुलेशन आप ऐड करेंगे वो आपके टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस को घटाएगा. इसका यूं एग्जांपल समझें, आदमी के 2 किडनी है, फ्लो हो रहा है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है. आपने एक किडनी निकाल दी, उसका ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? What will happen to the resistance of the blood flow into the circulation in that patient? You remove one kidney. What do you expect? Blood pressure will, और resistance की बात कर रहे हैं, resistance घटेगा या बढ़ेगा?
बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इस किडनी में जितनी वेसल सीरीज में थी उससे ज्यादा पैरेलल में मौजूद थी, वो रेजिस्टेंस आपने हटा दिया। तो पैरेलल में से जब आप रेजिस्टेंस हटा रहे हैं तो आप टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान जब प्लेजेंटल सर्कुलेशन ऐड होता है तो टोटल पेल्विक रेजिस्टेंस घट जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। So change in the total pelvic resistance influences the flow of the blood. ये आपका सीरीज में और ये पैरेलल में। Then another factor determining the flow is the type of the flow. फ्लूइड का दो तरह से फ्लो हो सकता है, one is the laminar flow and second is the turbulent type of the flow. दोनों के एग्जाम्पल हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं? दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हो? लैमिनर फ्लो कब ऑब्जर्व कर सकते हैं और टर्बुलेंट कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? डेली रूटीन लाइफ में हम रोज यूज करते हैं, रोज ऑब्जर्व करते हैं, रोज विटनेस करते हैं। जब आप नल की टोंटी खोलते हो तो थोड़ी सी आपने खोली, गोल धार निकल के आती है, वो लैमिनर फ्लो है। जो ही आप ज्यादा टोंटी खोलते हो उसका जो फॉसेट का जो वो है आउटलेट है वो छोटा है, प्रेशर से पानी आ रहा है, पानी फैलता है और वहां आप कान लगाओ तो आवाज भी आएगी हल्की हल्की। टर्बुलेंस क्रिएट्स नॉइज, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो टू टाइप्स ऑफ द फ्लो आर देयर, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो शोज व्हाट वी नोन द पैराबोलिक प्रोफाइल। मतलब समझते हो पैराबोलिक प्रोफाइल का? इस तरह की दिस इज पैराबोलिक प्रोफाइल। इसका मतलब है कि द फ्लूइड और द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड विच आर फ्लोइंग इन द सेंटर, दे आर फ्लोइंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि उनका वेसल वॉल से बहुत दूरी है तो रेजिस्टेंस ऑफर पार्टिकल नहीं कर रहे, उसे अड़ ही नहीं रहे, बिल्कुल लो वेलोसिटी मैक्सिमम है। ज्यो ज्यो हम वॉल की तरफ आते हैं, इधर की तरफ बढ़ेंगे, फ्लो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। और हमने नदी के किनारे या नाली में देखा होगा, कोई चीज किनारे में पड़ी है तो वहीं रहती है, वो नाली में पानी बह रहा है मगर चीज नहीं खिसकती आगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है दीवार से अड़े हुए कि वो बह ही नहीं पाता आगे। तो दिस इज द लैमिनर टाइप ऑफ द फ्लो। पैराबोलिक प्रोफाइल, सेंट्रल स्ट्रीम having maximum velocity and the velocity goes on increasing at a distance between the particle and the wall goes on decreasing. But thousands and thousands of particles, if they are not flowing in the same stream, then they are what? They are colliding with the walls in more number, so more resistance will be there. So if the flow is turbulent type, then more resistance will be offered by the vessel wall to the flow of the fluid. So turbulent flow increases the resistance to the flow and will decrease the flow, okay, while the laminar flow will increase the flow and decrease the resistance of the flow. Now what defines the turbulence? ये कभी कभी MCQ में आ जाता है। रेनॉल्ड्स नंबर, ऑसबॉर्न हम ज्यादा कम काम में नहीं लेते, हम रेनॉल्ड्स ही बोलते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइंस इट। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से, ये दिस इज अ डायमेंशनलेस यूनिट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज्यादा है, देन वी विल से दैट देयर टर्बुलेंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। द रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 3000, इसे टर्बुलेंट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो टर्बुलेंस एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, दैट विल इज डिफाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर इन द सर्कुलेशन, एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय द इक्वेशन PdV upon N. So when the turbulence develops when the Reynolds number exceeds 2000, अगर इससे ज्यादा है तो आपका टर्बुलेंस आने लग जाएगा। ये PdV क्या है? What is the P? What is P? P is the density of the fluid, ठीक है। D is the diameter of the vessel, V is the velocity of the flow and N is the viscosity of the fluid. तो अगर डेंसिटी ज्यादा है, टर्बुलेंस होने के चांस ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, टर्बुलेंस होने के चांस ज्यादा है। इसका मतलब एओर्टा में टर्बुलेंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बजाय आर्टीरियोस या आर्टरीज के। वेलोसिटी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे आपको टर्बुलेंट डेवलपमेंट के
चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एनीमिया में फ्लूइड की फ्लो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो उसमें आपको बिना हार्ट में वाल्व की डिजीज हुए भी मरमर सुनाई दे सकती है, क्योंकि फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है हार्ट के अंदर। सो इन द एनीमिया देयर कैन बी functional murmurs in the heart without any valvular disease, because the flow is not normal, it is hyperdynamic flow, and the turbulent flow causes the development of the murmurs. And n is the viscosity. अगर viscosity कम है, जैसा कि एनीमिया में होता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ जाएगा, टर्बुलेंस होगी, मरमर्स आ जाएंगे। विस्कोसिटी ज्यादा है तो आपका टर्बुलेंस कम हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन डिफाइंस द डेवलपमेंट of the type of the flow into the circulation, whether it will be a turbulent flow or a streamline flow. ये तो तुम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हो ना, लॉ ऑफ लैप्लास। तो प्रेशर एंड टेंशन की रिलेशनशिप है ये, जो कि कैपिलरीज में खास तौर से काम आती है, कि टेंशन कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से टेंशन भी कम होता है, कैपिलरी रप्चर नहीं हो पाती, जबकि एओर्टा में चांसेस ज्यादा है। So, for a given pressure difference and for a cylindrical tube or given dimension, the flow varies as a function of the nature of the fluid itself, जिसकी हम बात कर रहे थे। The flow determining property of the fluid is termed as the viscosity N, which has been defined by the Newton as the ratio of the shear stress upon shear rate. ये दोनों पता है क्या होते हैं, पढ़े होंगे ये तो। Viscosity is the ratio of the shear stress and shear rate. What is shear stress? F upon A, force upon area. कितना एरिया और उस पर कितना फोर्स पड़ रहा है, वो आपका shear stress है। और shear rate है du upon dy। वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना है सरफेस से या वॉल के बॉटम से, उसका कितना डिस्टेंस है, वो आपका shear rate को डिटरमिन करता है। और इन दोनों का रेशियो जो आपका विस्कोसिटी डिफाइन करती है। Now dimensions of the viscosity are dynes per centimeter square divided by centimeter per second per centimeter और dynes और ये क्या पता नहीं क्या क्या है ये। तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि इसका रेट वो आता है, यूनिट आता है पॉइज। कहाँ गई ये आ गया। The viscosity of the water at 20 degree centigrade is approximately 0.01 poise और 1 centipoise होता है वाटर का। And in the case of certain non-homogeneous fluid, notably blood, the ratio of the shear stress to the shear rate is not constant, as we have said, है ना? So the fluid does not possess a characteristic viscosity. Such fluids are said to be non-Newtonian type of the fluid. Ultimately जो वही बात है जो मैं कह चुका हूँ, का if the fluid changes its viscosity with the flow velocity, then it is a non-Newtonian type of the fluid. While if the velocity does not change with the viscosity, it is a Newtonian type of the fluid. So viscosity as we have seen, F, A, and U upon Y, expressed as poise, water का 1 centipoise, no change in viscosity with velocity. Apparent viscosity decreases with increase in the flow velocity. Now what is that? As I said earlier, if you take blood from the aorta and measure its viscosity, if you take blood from the arterioles or beyond arterioles, measure its viscosity, they will be different. Okay. Because and that viscosity which we measure is known as the apparent viscosity. वो actual viscosity नहीं है, वो apparent viscosity. It is a reflection of the velocity of the flow. Now how that velocity affects the viscosity? Why? The question should come into mind, why velocity of the blood is influencing its viscosity. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि as we go to the smaller and smaller vessels, there are two components of the fluid which is circulating in the blood vessel. Formed elements are there, cells हैं और plasma है. As we go to the smaller vessels, the formed elements tend to flow into the central stream. जो जो हम छोटी वेसल में जाते हैं, जो आपके फॉर्म एलिमेंट्स है, खासतौर से आरबीसी, वो इस सेंट्रल स्ट्रीम में फ्लो करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे दीवारों के पास सिर्फ प्लाज्मा ही होता है,
Near the walls only plasma is there, while central stream contains the formed elements. इसकी वजह से एक viscosity आपकी कम हो जाती है. This change in the viscosity helps to prevent the sludging or clumping together of the RBCs and increasing the resistance to the flow. जो हम छोटी वेसल में जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी डेफिनेटली कम होती चली जाती है, और कम वेलोसिटी पे आरबीसी के एग्रीगेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो अगर बढ़ जाएंगे तो आपके जो रेजिस्टेंस है फ्लो का वो बढ़ जाएगा. उसको रोकने के लिए बॉडी की ये मैकेनिज्म है कि जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स उनको सेंट्रल स्ट्रीम में फ्लो किया जाए और पेरिफेरल से प्लाज्मा रहे. सो दैट इज द change of viscosity or apparent viscosity, and that's why we call this as the non-Newtonian type of the fluid. Same thing. The shear thinning जो मैंने बता दिया. The another thing which tends to offset, which tend to decrease the effect of RBC aggregation, is the RBC deformability. आरबीसी नॉर्मली बाइकॉन्केव शेप होते हैं, मुड़ सकते हैं. कई बार कई जगह हमने देखा बॉडी में ऐसा है कि कैपिलरी का डायमीटर कम है और आरबीसी का डायमीटर ज्यादा है, फिर भी आरबीसी उसमें से आगे निकल के जा रहा है, क्योंकि आरबीसी डिफॉर्म हो सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है. मगर इन केस ऑफ स्क्लेरोसिटिक एनीमिया पढ़ लिया होगा ये इसके बारे में. इट इज एन क्या है ये, what type of disease it is? ये हीमोग्लोबिनोपैथीज में आता है या एंजाइमोपैथीज में आता है? हीमोग्लोबिनोपैथीज में तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आते हैं. G6PD डेफिशिएंसी का नाम सुना है? स्पिरोसाइटिक एनीमिया, नॉन स्पिरोसाइटिक एनीमिया. आरबी का साइज बढ़ जाता है, उसकी डिफॉर्मेबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे सेल्स अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन में ज्यादा होंगे तो आपके रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे. कैपिलरी छोटी है, फ्लो हो ही नहीं पाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोर एपरेंट विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो नुकसान करेगी आपको. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिनोमेनन. सो हेमाटोक्रिट इन द बॉडी इज वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड. पता है, अगर हेमाटोक्रिट बढ़ती है, हेमाटोक्रिट का क्या मतलब बच्चे? What do you mean by hematocrit? MCV, MCH, हाँ ये भी एक नाम आता है, उसमें PCV भी कह सकते हैं साथ. मगर होता क्या है ये PCV? What is packed cell volume और hematocrit? What is hematocrit? कैसे डिटरमिन करते हैं हेमाटोक्रिट? हैं? टोटल नंबर ऑफ द आरबीसी प्रेजेंट तो कैसे गिनेंगे यार? वो तो मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी. इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करते चले जाओ, फिर आपको टोटल नहीं आ जाए. हेमाटोक्रिट नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? हेमाटोक्रिट क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? कोई है पीछे बताने वाला? कौन बोल रहा है? हेमाटोक्रिट एनीबडी? ये पढ़ा दिया होगा, करवा भी दिया होगा मेरे ख्याल से. करवाया होगा प्रैक्टिकल ब्लड लेकर के, करवाया कि नहीं करवाया हेमेटोलॉजी में? है हेमाटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ द ब्लड टू द आरबीसी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. आप एक विंट्रॉप ट्यूब लेते हैं, 10 सेंटीमीटर की होती है, निशान होते हैं उसमें, ठीक है. उसको आप ब्लड से भर देते हैं एंटीकोगुलेंट डाल करके, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट फॉर हाफ एन आवर. आधा घंटे आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो सब नीचे बैठ जाएंगे, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा. ऊपर प्लाज्मा आएगा या सीरम आएगा? ऊपर प्लाज्मा आएगा, सीरम आएगा. क्यों सीरम क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हुआ. सीरम निकलता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है. हमने एंटीकोगुलेंट डाला है इसमें, इसलिए प्लाज्मा ही आएगा, सीरम नहीं आएगा. तो जितना फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे बैठ गया
वो टोटल का रेशियो आ जाता है उसके अंदर। तो नॉर्मली ये वेरी करता है 40 से 45% मेल्स में और 38 से 42% फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स में आरबीसी कम होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ द हेमाटोक्रिट इज बाय द आरबीसी, और बहुत कम कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो कंपोनेंट होता है वो नीचे बॉटम पे आएगा, ऊपर आएगा, क्या कहते हैं उसको, बफी कोट कहते हैं, ठीक है। तो वो अरे बैठ जा, खड़ा क्यों यार। तो वो हेमाटोक्रिट वैल्यू कहलाती है, रेशियो ऑफ द आरबीसी टू द टोटल ब्लड वॉल्यूम। नॉर्मली हम कहते हैं 45% मान के चलते हैं। तो जितना हेमाटोक्रिट बढ़ेगा उतना ही आपका ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ता चला जाएगा और वो आपके फ्लो को घटाएगा, है ना। और हेमाटोक्रिट घटता जैसे कि एनीमिया में होता है, फीमेल्स में कम इसलिए कि आरबीसी कम होते हैं। तो हेमाटोक्रिट कम है तो आरबीसी कम है, और उसकी वजह से आपका क्या होगा, विस्कोसिटी घट जाएगी और फ्लो बढ़ जाएगा। तो एक तो ये हुई विस्कोसिटी। तो दूसरा फैक्टर क्या होता है विस्कोसिटी को अफेक्ट करने वाला ब्लड के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने तरह के होते हैं बच्चे, 5 तरह के। हम 2 ही बताते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, 2 ही होते हैं मतलब, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन को आप कह दो अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन आर देयर, वो अलग चीज है, मगर होते 2 ही हैं, अल्फा एंड बीटा। तो विच प्लाज्मा प्रोटीन exerts or provides maximum viscosity to the blood flow and why? Albumin. Very simple answer, but that simple answer is wrong. एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में है, जानते हैं, ठीक है ना। मगर एक तो आप गोल गोल गोलियां ले लो और एक डब्बे में भरो, और एक लंबी लंबी सुई जैसी चीजें ले लो और डब्बे में भरो, कौन सी कम आएंगी उसके अंदर, लंबी वाली चीजें कम आएंगी। एल्ब्यूमिन हाई कंसंट्रेशन, बट इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रिनोजन is a large molecule fibrous protein. So most of the viscosity exerted by the plasma proteins is exerted by the fibrinogen. तो फिब्रिनोजन अगर ब्लड में बढ़ता है तो विस्कोसिटी बढ़ाएगा, फिब्रिनोजन कम होता है तो विस्कोसिटी घटाएगा। ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को डिटरमिन करते हैं। एंड एज आई हैव सेड, द एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेस इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द डायमीटर लेस देन 0.3 मिलीमीटर या 300 माइक्रोन्स। तो आर्टीरियोल्स के बाद में जितनी वेसल्स हैं वो सारी 300 मिलीमीटर से नीचे, 300 माइक्रोन से नीचे के डायमीटर की है, और उसमें आपकी विस्कोसिटी घट जाती है। apparent viscosity is less than the actual viscosity of the blood, so that helps in the flow of the blood basically to the peripheral circulation. ये डिफरेंस है। अगर आप कैपिलरीज में आप विस्कोसिटी नापें और रिजिड ट्यूब्स जो ग्लास ट्यूब्स में विस्कोसिटी नापें तो कितना फर्क आता है। ये कैपिलरी विस्कोमीटर है, ये हेमाटोक्रिट वैल्यू है नीचे, ठीक है ना। और रिलेटिव विस्कोसिटी जिसको हम एपरेंट विस्कोसिटी कह रहे हैं, वो देखिए आप कैपिलरी विस्कोमीटर में जो जो हेमाटोक्रिट बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है बहुत तेजी से, जबकि आपके हाइंड लेग में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर नापे तो उतना नहीं बढ़ता। इसका मतलब वेसल्स आर एक्सर्टिंग अ डिफरेंट इफेक्ट अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, दैट इज द हेमाटोक्रिट और हेमाटोक्रिट वैल्यू और द एपरेंट विस्कोसिटी। इसका एक क्लिनिकल एग्जांपल और है, shear rate and dissecting aneurysm in patients of hypertension। अब shear rate और shear stress का ध्यान रखिएगा कि जब ब्लड फ्लो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा में आता है, सबसे ज्यादा दबाव वहीं पड़ता है वॉल्स के ऊपर, ठीक है ना। तो कितनी दूरी से कितना दबाव पड़ रहा है, shear stress और shear rate की बात आ जाती है। shear rate की ज्यादा आएगी क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना है वो मेजर करता है, du/dy इज द मेजर फैक्टर। तो shear rate अगर बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है एओर्टा के अंदर, तो जो एंडोथीलियम है उस पर दबाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब वो एंडोथीलियम में जो सेल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो भी कम होगा रिलेटिवली। भाई ब्लड वेसल्स है तो उनके सेल्स को भी तो ब्लड चाहिए ना। तो ज्यों ज्यों दबाव बढ़ेगा, ठीक है, shear रेट बढ़ेगी, तो आपके वो जो एंडोथीलियम वो डिजनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
So there are chances of degenerating of the endothelium of the initial segments of the aorta. उससे क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कई कागज हम जो काम मिले तो उनमें कई लेयर्स होती है, आप उनको खोल के फाड़ सकते हो, चीर सकते हो बीच में से, फाड़ नहीं रहे, बीच में से सेपरेट कर दी 2 लेयर्स को, वो होना शुरू हो जाता है एओर्टा के अंदर। ये आपका एंडोथीलियम था, डैमेज होना शुरू हुआ, ये सेल यहाँ से डैमेज हुआ, एक ब्लड का सेल इधर से भी घुसने की कोशिश कर रहा है, धीरे 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 ये लेयर सेपरेट होनी शुरू हो जाती है और ब्लड इसमें घुसना शुरू हो जाता है। तो ये वॉल वीक भी हो गई, साथ के अंदर आपका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है वॉल का, और वॉल वीक भी होती चली जा रही है। अगर वॉल वीक होती है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये वॉल प्रोट्रूड भी करनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म डेवलप हो गया, फूलनी शुरू हो गई गुब्बारे की तरह। तो दैट टाइप ऑफ द फिनोमेना इज नोन एज डिस्ट्रक्टिंग एन्यूरिज्म। आपके ब्लड वेसल की वॉल डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई, वीक हो गई, और वो आपकी फूलनी शुरू हो गई। ओके, बैलूनिंग इफेक्ट इज देयर एंड दैट कैन बी डेंजरस because this goes on continuously, aneurysm is not detected, there can be sudden bursting of the aorta and sudden death is there, which is not preventable. So that is the effect of shear stress on the vessel wall resulting into the dissecting aneurysm. और इसकी हम पहले ही बात कर चुके, lateral pressure and the coronary perfusion. So that was about the flow of the fluid, क्या क्या factors influence करते हैं। मगर इस flow में जो सबसे ज्यादा फैक्टर मॉडिफाई होता है सर्कुलेशन के अंदर, बॉडी के अंदर, वो है रेजिस्टेंस टू दी फ्लो। तो उस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, वो थे ना Q इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन पाई R4 8 एनएल जो था, उसको हम दोबारा लिखें तो फ्लो इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन R इज द रेजिस्टेंस टू दी फ्लो, ठीक है। और R को अगर डिटरमिन करेंगे तो P1 माइनस P2 अपॉन Q। तो जो फैक्टर Q को डिटरमिन करे, सारी इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो Q आपकी वैल्यू ये है पाई R4 P1 माइनस P2 अपॉन 8 एनएल, जिसमें पाई अपॉन 8 यदि कांस्टेंट की वैल्यू आई है सबकी, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस बिकम्स 8 एनएल अपॉन पाई R4। ये रेजिस्टेंस की इक्वेशन आ गई आपकी, पहले फ्लो की इक्वेशन थी, नाउ दैट इज द इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंस। तो इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है हमें कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, अगली बार करेंगे।